नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, नातेदारी व्यवस्था यानी किनशिप सिस्टम। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको समय समय पर डिटेल में जानकारी मिले। भारत अनेक तरह के संबंधों से संबंधित देश है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका एक नाम होता है कि वो पुत्र होता है या पुत्री होता है। इसी तरह मैरिज करता है तो पति हो जाता है, किसी का जीजा हो जाता है। इस तरह के अनेक तरह के संबंध भारत ही नहीं विश्व के अनेक स्थानों पर डेवलप होते हैं। ये संबंध कैसे डेवलप होते हैं, इसका क्या सिस्टम है, इसको समझने के लिए हम नातेदारी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए एक किताब है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसका अवलोकन किया जा सकता है। इरावती कर्वे की पुस्तक है। इंडियन सोसाइटी एस सी दुबे का अवलोकन किया जा सकता है। एस सी दुबे से ने मानव संस्कृति में भी बताने का प्रयास किया है। अब हम कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें। अगर हम एस सी दुबे की बात करते हैं, जिन्होंने मानव संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास किया है, मानव समाज में जन्म अथवा विवाह के आधार पर परिवारों के सदस्य संबंध व व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। यानी जो मानव समाज है उसमें चाहे जन्म हो या मैरिज हो, दोनों के आधार पर परिवारों के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण कुछ प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है। उसी समय कुछ संबंधों का उदय होता है। इस विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को हम नातेदारी कहते हैं। बहुत सही कहा है एस सी दुबे साहब ने कि जब हम मैरिज करते हैं तो हम एक नए तरह के लोग के साथ हमारे संबंध होते हैं। मैरिज करने से पहले वो संबंध उनके साथ नहीं होते हैं। तो एक तरह से अनेक तरह के संबंधों का जन्म होता है, खासकर मैरिज के बाद। इसी तरह से जब किसी घर में कोई जन्म लेता है उसके भी अनेक तरह के संबंध डेवलप हो जाते हैं। तो एक तरह से एस सी दुबे साहब ने एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में इसको सम्मिलित किया है जो प्रथा के रूप में आई। हम दूसरी दृष्टिकोण रॉबिन फॉक्स का कह सकते हैं। रॉबिन फॉक्स क्या बताते हैं? नातेदारी केवल मात्र वास्तविक अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यानी रॉबिन फॉक्स ने जो बात कही है वो काफ़ी हद तक बात वही है, लेकिन उसको समझाने का प्रयास किया है। केवल वास्तविक, मात्र वास्तविक अथवा कल्पित समरसता वाले जो उनके बीच संबंध है, जिसको समझाने के लिए उन्होंने 4 सिद्धांत बताए हैं। एक तो क्या है, ये क्लियर है, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। बच्चे स्त्रियों के उत्पन्न होते हैं। संसार का कोई भी देश होगा, चाहे वो विकसित होगा या अविकसित होगा, विकासशील होगा या फिर कुछ और होगा, प्रत्येक स्थानों पर जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर बच्चे उत्पन्न करने के लिए स्त्रियाँ ही होती हैं, अर्थात स्त्रियाँ ही बच्चे उत्पन्न करती हैं। दूसरी जो बात बिंदु है, स्त्रियों को पुरुष गर्भान्वित करते हैं, यानी वो उनको गर्भान्वित करते हैं, अर्थात ये काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, प्राय पुरुष नियंत्रण रखते हैं और इन सब का नियंत्रण पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये बातें देखी जाती हैं। इसके अलावा प्राथमिक रक्त संबंधी आपस में यौन संबंध नहीं करते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी प्राथमिक संबंधी होंगे वो आपस में यौन संबंध नहीं रखेंगे, उनमें यौन संबंध नहीं होगा। यानी जितने भी जो प्राथमिक संबंधी हैं वो यौन संबंध नहीं रखते। ये बातें अक्सर देखी जाती है कि उनमें उनके बीच आपस में यौन संबंध स्थापित नहीं होंगे, तभी तो सिस्टम बना रहेगा। इस नियम का पालन किया जाता है। रॉबिन फॉक्स ने अपने एक पुस्तक में बताने का प्रयास किया है, किनशिप एंड मैरिज में। इसके साथ ही साथ यही बात मजूमदार साहब ने जब बताई तो उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक में बताने का प्रयास किया। सभी समाजों के सदस्य विभिन्न संबंधों के आधार पर कई समूहों के रूप में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौमिक व अत्यधिक आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं, और प्रजनन सहज मानवीय अंतर्नाद पर आधारित उन संबंधों को नातेदारी कहा जाता है। यानी यहाँ पर मजूमदार और मदान साहब ने जो बात कही है कि जितने भी समाज हैं, समाजों के सदस्य जो विभिन्न संबंधों के आधार पर कई समूह में बटे रहते हैं, वो सब के सब
उनमें सार्वभौमिक दृष्टिकोण यह है कि वो आपस में एक मेन बात है प्रजनन पर आधारित है। उस जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेते ही अनेक तरह के संबंध बनने लगते हैं। वो किसी का भतीजा है, वो किसी की भतीजी है, किसी का देवता है, किसी का पौत्र है, मतलब अनेक तरह के संबंध दिखाई पड़ते हैं। यानी केंद्र बिंदु में वो प्रजनन क्रिया है जिसके जरिए इस तरह के संबंध डेवलप होते हैं। एक तरह से यहाँ पर ये बात बताने का प्रयास मजुमदार साहब ने किया, यानी नातेदारी व्यवस्था का जो दृष्टिकोण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इसको समझने के लिए हम इसकी कुछ श्रेणियों को भी समझते हैं। श्रेणियाँ क्या है? इसमें श्रेणियों में जो प्राथमिक जो संबंध है, प्राथमिक नातेदार क्या है? जो रक्त में विवाह संबंध, प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले जो होंगे नातेदार, वो प्राथमिक कहलाएंगे। रक्त के आधार पर या फिर विवाह के आधार पर जो कहलाते हैं प्राथमिक, जिसमें क्या हो सकते हैं? पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, ज्येष्ठ लघु बहन, भाई बहन, मतलब ये संबंध हमको प्राथमिक कहलाता है। प्राथमिक रूप में इनकी संख्या 8 हो सकती है। इसके अलावा द्वितीय क्या है? प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं, जो प्राथमिक के प्राथमिक होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं पिता के भाई, नाना नानी, दादा दादी, बुआ चाचा, यानी ये हमको द्वितीयक कहलाएंगे। इनकी संख्या 33 हो सकती है। इसके साथ साथ तृतीयक संबंधी क्या होंगे? द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक तृतीयक कहलाएंगे। जो द्वितीयक संबंधी हैं उनके जो प्राथमिक होंगे वो प्राथमिक के तृतीयक कहलाएंगे, यानी तृतीयक संबंधी होंगे। पितामह तृतीयक है। पत्नी के भाई की पत्नी, यानी जो पत्नी है उसका जो भाई है वो तो द्वितीयक में है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो तृतीयक में है। बुआ के बच्चे, मौसा के बच्चे, मामा के बच्चे, ये सब कहलाएंगे तृतीयक। इस तरह से ये संख्या 151 तक हो सकती है। प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक हो गया। इसके साथ साथ भारत में नातेदारी व्यवस्था में कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। वो क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या है, जिसको इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में बताने का प्रयास किया है। ये जो नातेदारी समूह संबंधी भिन्नताएं हैं वो क्या है? उत्तरी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो हमको पितृसत्तात्मक परिवार मिलते हैं, पितृवंशी परिवार और पितृस्थानिक परिवार, यानी पिता की सत्ता के आधार पर सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो वहाँ पर गोत्र इम्पॉर्टेंट है, यानी नातेदारी जो समूह है वो एक तरह से पितृसत्तात्मक आधार पर निर्धारित की जाती हैं। नातेदारी समूह यानी पिता की सत्ता के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। जबकि दक्षिण क्षेत्र में मातृसत्तात्मक, मातृवंशी और मातृस्थानिक निर्धारित होते हैं गोत्र, यानी माता की सत्ता के आधार पर गोत्र निर्धारित होते हैं, यानी मातृवंशी परंपरा के आधार पर। तो ये दक्षिण के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। अगर हम इसको विवाह संबंधी दृष्टिकोण पे ध्यान दें तो उत्तरी क्षेत्र में सपिंड विवाह निषेध है। ममेरे और फुफेरे बहनों के बीच स्वीकृत है। ये सपिंड क्या है? एक ही शरीर से उत्पन्न संतानों के बीच आपस में मैरिज नहीं हो सकती। इस नियम का पालन किया जाता है। इस नियम का पालन करने के लिए वो इस चीज़ को गलत मानते हैं कि सपिंड विवाह किया जाना, यानी सपिंड विवाह को वो अच्छा नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं, अवैध मानते हैं। जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है। दक्षिण में सपिंड विवाह निषेध नहीं है। चाचा भतीजी के बीच वहाँ पर अलाउ है, यानी वहाँ चाचा के बच्चों के बीच मैरिज हो सकती है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच मैरिज हो सकती है। जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में इस चीज़ को गलत मानते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं उत्तराधिकार के नियम की बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र एक रेखिक है। यहाँ पर लीनियर सिस्टम है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि उत्तरी क्षेत्र में पितृवंशी परंपरा चलती है, अर्थात उत्तराधिकार का जो नियम का पालन किया जाता है उसमें पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा बेटा होगा, उससे उसके बच्चों को ट्रांसफर होगी, यानी उत्तराधिकारी का नियम का पालन उस आधार पर किया जाएगा कि वहाँ पर जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में हालांकि पितृवंशी परंपरा भी, मातृवंशी परंपरा, लेकिन वहाँ पर पुरुष का जो छोटा भाई है,
छोटा भाई है या फिर बहन है, बहन और भाई में जो बड़ा होगा उसको संपत्ति ट्रांसफर होगी और उनके पुत्रों के बीच, लेकिन उनके पुत्रों के बीच ही ट्रांसफर होगी। और मातृवंशी परंपरा में भी यही है, जो छोटा भाई है या फिर बहन है, बहन को ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन बहन के जो पुत्र होंगे उनको ट्रांसफर होगी। ये चीज़, इस नियम का पालन किया जाता है और ये पूरे दक्षिण में देखा जाता है, उत्तर भारत से अलग। इसके साथ नातेदारी व्यवहार संबंधी जो भिन्नताएं हैं, उत्तर भारत में, उत्तरी क्षेत्र में देखा जाता है कि पुत्री और पुत्र वधू के व्यवहार के मानदंड अलग हैं। यानी पुत्र के साथ अलग व्यवहार किया जाता है और पुत्र वधू के साथ अलग तरह का व्यवहार का मानदंड निश्चित किया जाता है। यानी इस आधार पर यानी पुत्री की ससुराल में खाने पीने के लिए और व्यवहार के लिए अच्छा नहीं मानते, यानी जाते नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि पुत्री की ससुराल में पानी पीना भी गलत है और यही कारण है कि इस नियम का पालन उत्तर क्षेत्र के लोग करते हैं। पुत्री के ससुराल नहीं जाते हैं, अगर बाई चांस गए भी तो वहाँ से कुछ उपहार नहीं लेंगे। अगर बाई चांस एक गिलास पानी पिया तो उसका वो पेमेंट कर देंगे, मतलब ये मानेंगे कि यहाँ से पानी पीना, खाना पीना करना गलत है। जबकि दक्षिण क्षेत्र में इसके विपरीत है, वहाँ पर पुत्री और पुत्रवधू दोनों को समान मानते हैं और उनके ससुराल जाके खाना पीना खाते हैं और व्यवहार देना लेना सब कुछ होता है। यानी दक्षिणी क्षेत्र में और उत्तरी क्षेत्र में इस तरह का डिफरेंट दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसी तरह से नातेदारी शब्दावली जो संबंधी भिन्नताएं हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं। वो क्या है? उत्तरी क्षेत्र में रक्त में विवाह के लिए अलग अलग नियम है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संबोधन अलग अलग दिखाई पड़ता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहाँ अलग अलग तरह का दृष्टिकोण, रक्त संबंधियों के साथ दूसरी तरह का संबोधन है और जो विवाह संबंधी हैं उनके लिए अलग तरह का संबोधन। जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है, दक्षिण में रक्त और विवाह के लिए एक ही तरह के, बस केवल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो एज में बड़ा है उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि उत्तर में ऐसा नहीं है। उत्तर में रक्त के लिए अलग और जो विवाह संबंधी है उसके लिए अलग बात करी जाती है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जैसे कि हम कह सकते हैं नायालियान मालाबार क्षेत्र के कुछ मोपला और कनारा जिले के कुछ समुदायों में मातृवंशी और मातृस्थानिक परिवार, इसी को में मतलब अलग अलग बिंदु कहे जा सकते हैं। थारवाड़ कहते हैं, जिसमें एक स्त्री, उसके भाई और उसके बहन और उसकी बहनों के पुत्र और पुत्रियाँ रहते हैं। इसमें कोई वैवाहिक संबंधी नहीं रहता। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में इस तरह की बातें हैं जो दूसरे क्षेत्रों में नहीं दिखाई पड़ती। धारवाड़ मतलब उस धारवाड़ में कोई भी जो है ना वैवाहिक संबंधी नहीं रहता, उसके पति या पत्नी या पुत्र। यदि धारवाड़ में एक तरह से जो भाई होगा वो मैरिज कहीं और करके वापस आ जाएगा और अपनी बहन के बच्चों के साथ रहना शुरू कर देगा। ये इस नियम का पालन किया जाता है। इसके साथ साथ भारत में अनेक क्षेत्रों में ये भी देखा जाता है कि गोत्र बहिर्विवाह या इल्लम या वेरी के सिद्धांत का भी पालन किया जाता है। यानी इन सब चीज़ों की बातें भी की जाती हैं। इसके आधार पर हम अगर इसको समझने का प्रयास करें तो अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्र में अलग तरह का दृष्टिकोण, दक्षिण क्षेत्र में अलग तरह का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है आपको। नातदारी व्यवस्था अपने आप में एक स्ट्रांग व्यवस्था है और इस व्यवस्था को समझने के लिए हमको वास्तव में उस क्षेत्र के अनेक तरह के दृष्टिकोणों को समझना पड़ेगा और ये तभी हो सकता है जब हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें। इसके लिए जैसे बंधुता व्यवस्था को समझने के लिए हमको समाज की भाषा को समझना पड़ेगा, उस क्षेत्र की भाषा को समझना पड़ेगा। जब तक उस क्षेत्र की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक हमको नातदारी व्यवस्था उस स्थान की नहीं समझ में आ सकती। लोकल टंग क्या है, लोकल रूप से वो उसको किस तरह से व्यवहार करते हैं, वहाँ के मूल्य क्या है, वहाँ के लोग के व्यवहार कैसे हैं, ये व्यवहार हमको उस क्षेत्र में जाकर वहाँ पर रहकर उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर उत्तर क्षेत्र का दक्षिण क्षेत्र में जाएगा और वहाँ व्यवहार करेगा तो हो सकता है वो हंसने लगे कि ये किस तरह से संबोधित कर रहे हैं, ये किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, या पति पत्नी के बीच किस तरह के संबंध हैं, या जीजा साली के बीच किस तरह के संबंध हैं। ये व्यवहार उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में अलग तरह के दिखाई पड़ते हैं, पूर्व पश्चिम में अलग तरह के दिखाई पड़ते हैं। इन व्यवहारों को समझने के लिए वहाँ की भाषा को समझना पड़ेगा, वहाँ की लोकल टंग को समझना पड़ेगा, लोकल शब्दों को समझना पड़ेगा। वो लोकल शब्द जो है ना दूसरे क्षेत्र के लोग को समझ में नहीं आएंगे। ये वहीं पर रहकर
हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ नातदारी द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों की परिस्थिति और संपत्ति हस्तांतरण की जाती है। ये भी अलग अलग तरह का दृष्टिकोण है जो कि हमने समझाने का प्रयास किया। यानी नातदारी व्यवस्था को समझने के लिए उसकी शब्दावली को समझना पड़ेगा, और वो शब्दावली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वेरी करती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, जो सामाजिक व्यवहार हैं उनके नियमों का निर्धारण नातेदारी व्यवस्था करती है। हमको कैसे व्यवहार करना है उसके कुछ नियम होने चाहिए। वो नियम नातेदारी व्यवस्था के जरिए डेवलप होते हैं। जैसे कि पूर्व क्षेत्र के नियम पश्चिमी क्षेत्र के नियम से अलग हो सकते हैं, उत्तरी क्षेत्र के नियम दक्षिण क्षेत्र के नियम से अलग हो सकते हैं। वो नियमों का निर्धारण नातेदारी व्यवस्था से होता है। इसके साथ साथ सामाजिक संस्कृति का निरंतरता, यानी उत्तर के क्षेत्र के लोग के व्यवहार इस तरीके के होने चाहिए। अगर वैसे करते रहते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। यही कारण है कि दक्षिण क्षेत्र के व्यवहार अलग है। उस तरह के व्यवहारों को करने के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए, उस नियमों का पालन करते हुए लोग करते रहते हैं, और उन नियमों के करने के कारण सांस्कृतिक रूप से एक तरह से कंटिन्यूटी दिखाई पड़ती है। लोग उस तरह से व्यवहार करते रहते हैं। जो कि हमने जिक्र किया था, संस्कृति क्या है? एक तरह का सीखा हुआ व्यवहार है। उस सीखे हुए व्यवहार को लोग कैसे समझेंगे? उन व्यवहारों को करेंगे ना। अगर उसी तरह के व्यवहार करेंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को बताती रहती है, और वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसके साथ साथ सामाजिक जो सहायता है और सुरक्षा है, इसके जरिए मिलती रहती है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इससे सामाजिक सुरक्षा का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। कौन किसकी मदद करेगा, कौन किसकी सहायता करेगा, बड़े छोटे के बीच कैसे व्यवहार होने चाहिए। एक तरह से ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, सहयोगात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। ये चीज़ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में वेरी जरूर करती है, लेकिन व्यवहारों को करने के कारण जब सब लोग अपने अपने ढंग से, अपने पदों के हिसाब से, पदों के मतलब एक तरह से अपने अपने जो उनके संबंध हैं, संबंधों के जो नियम हैं, उनके हिसाब से व्यवहार करता है, तो उससे एक तरह से मेंटेन रहता सब कुछ। व्यक्ति के अलगाव की भावना से सुरक्षा भी रहती है। एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे तो किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन जब वो मैरिज करता है, उसके साथ जो वो किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का जीजा है, किसी तरह तरह के संबंध उसके साथ बन जाते हैं, जिसके कारण अनेक तरह के संबंधों के कारण वो उनसे उसी तरह के व्यवहार करता है और अपने आप को अलगाव महसूस नहीं करता। ये दृष्टिकोण एक तरह से नातेदारी व्यवस्था के कारण दिखाई पड़ता है। और भारत की जो नातेदारी व्यवस्था अपने आप में स्ट्रांग व्यवस्था है, जिसको बहुत अधिक डिटेल में समझने के लिए हमको सबसे अच्छा समझ में आता है जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ने किया। बहुत अच्छी पुस्तक है जिसको सर्वे करके लिखा गया है, जिसमें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के अनेक तरह के व्यवहारों में जो चेंजेस है, जो बदलाव है, जो बदलाव आपको दिखाई पड़ता है, उसको बदलाव को समझाने का प्रयास किया गया है। इसको समझा तभी जा सकता है, सही बात कही गई है, कि उस क्षेत्र में जाकर हम लोगों के व्यवहार को देखें, समझें। ये एक दिन में नहीं समझ में आ सकता। आज का व्यवहार कुछ हो सकता है, कल का कुछ और हो सकता है, लेकिन लगातार जब हम उस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो अपने आप समझ में आता है। जैसे पूर्व का आदमी पश्चिम में या उत्तर का आदमी दक्षिण में जाके जॉब करता है, तो शुरुआत में उसको हंसी सी आती है, उसको लगता है ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है। लेकिन जब वो रहने लगता है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसको वो चीज़ समझ में आने लगती है कि यहाँ के हिसाब से ये चीज़ इस तरह से करनी चाहिए। यहाँ के नियम उत्तर के नियम से कुछ अलग है। इस तरह से अपने आप में नातेदारी व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग व्यवहार करना सीखते हैं, व्यवहार करते हैं, संबंध बनते हैं, और इसकी शुरुआत का केंद्र बिंदु वही प्रजनन है, और उसी से ये चीज़ आगे डेवलप होती है। धन्यवाद।